टू जीएस में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स के अंतर्गत हमारा सौर मंडल का मुखिया एवं प्रधान सूर्य। तो 10 सन से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के आधार पर लास्ट में विश्लेषण करेंगे और सूर्य का आंतरिक संरचना और इसके फैक्ट को कॉन्सेप्ट के आधार पर एनसीईआरटी के बेस पर डिटेल्स में बताएंगे। तो सूर्य से संबंधित फैक्ट को कॉन्सेप्ट के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। पहले बेस से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे डीप अध्ययन कीजिए। ठीक है, देखिए सूर्य एक तारा है, यानी बेस से चलते हैं तो सूर्य क्या है? तो एक तारा है, ग्रह नहीं। तो सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। देखिए ये है आकाश गंगा। क्या है? आकाश गंगा, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। इस आकाश गंगा का नाम है दुध मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी। जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है, ये सौर मंडल उस आकाश गंगा का नाम दुध मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी है। ठीक है, और इसी आकाश गंगा में सूर्य यहाँ पर स्थित है, जो हमारा सौर मंडल का मुखिया है। ठीक है, अगला है सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्रीय पिंड है, यानी जो सूर्य है ये हमारा सौर मंडल का केंद्रीय पिंड है और ये मुखिया है, प्रधान है हमारे सौर मंडल का। तो हमारा सौर मंडल का सबसे प्रधान या प्रमुख कौन सा पिंड है? तो सूर्य है, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। क्लियर हुआ? सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी सौर मंडल के सभी जो ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8। और ग्रहों का उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह, और बहुत सारे प्लूटो वगैरह जिसे बौने ग्रह कहा जाता है, ये सब भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सब साथ में मिलकर परिक्रमा करते हैं। किसके चारों ओर? तो सौर मंडल के सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी सूर्य जो है वे कैसा तारा है? तो सूर्य जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है, यानी जी प्रकार का, जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार यानी मुख्य अनुक्रम तारा है। याद रखिएगा, सूर्य कैसा तारा है? मुख्य अनुक्रम तारा है। सूर्य को पीला बौना तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला बौना तारा या येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। किसे? सूर्य को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी से सूर्य को देखने पर हल्का पीला जैसा प्रतीत होता है, इसलिए सूर्य को पीला बौना तारा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखिए सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, यानी सूर्य का वर्तमान आयु 4.6 अरब वर्ष है, जबकि कुल आयु कहा जाए तो 10 अरब वर्ष। याद रखिएगा, सूर्य का कुल आयु 10 अरब वर्ष और वर्तमान आयु 4.6 अरब वर्ष है। अभी ये जो सूर्य है अपने अस्तित्व में 5 अरब वर्ष से ज्यादा समय तक बना रहेगा। कौन? तो सूर्य। इतना सूर्य के पास हाइड्रोजन है, यानी 74% कुल द्रव्यमान का 74% हिस्सा हाइड्रोजन है और 24% हीलियम, और शेष 2% है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, लोहा वगैरह आ जाता है। तो इतना हाइड्रोजन है जो अगले 5 अरब वर्षों तक ये अपने ऊर्जा उत्सर्जित यानी नाभिकीय संलयन द्वारा अपार ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा। तो कुल आयु 10 अरब वर्ष, वर्तमान आयु 4.6 अरब वर्ष, और अगले कितने वर्ष तक? तो 5 अरब वर्ष तक ये अपने अस्तित्व में बना रहेगा सूर्य। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग कितना करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये ध्यान दीजिए,
कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। देखिए यहाँ पे है बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्या कि सूर्य से पृथ्वी की लगभग औसत दूरी क्या है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी कहा जाए तो अधिकतम दूरी होगा 15.21 यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर अधिकतम दूरी है। याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम, जैसे सूर्य है और इससे पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। जबकि न्यूनतम दूरी सूर्य से पृथ्वी का न्यूनतम दूरी किलोमीटर क्या है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। औसत दूरी कहा जाए तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है औसत दूरी। लेकिन यहाँ पे लगभग कितना बताया जा रहा है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यानी इसी के आसपास 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। यानी सूर्य का व्यास है वो कितना है, तो 13,92 किलोमीटर है। ठीक है, 13,92 किलोमीटर इसका व्यास है। किसका, सूर्य का व्यास। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि सूर्य का व्यास 13,92 किलोमीटर है। क्लियर है। सूर्य का द्रव्यमान सौर का द्रव्यमान है इसका, ये कुल सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.16% है। यानी 99.16% सौर मंडल का द्रव्यमान का किसका, तो सूर्य का द्रव्यमान का है। ठीक है, यानी सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.16% है। ऐसे देखिए, देखिए सौर मंडल, तो सौर मंडल का कुल जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं कुल द्रव्यमान 100 केजी मान लेते हैं। कितना, 100 केजी है मान लेते हैं। अब उसमें से 99.16 जो केजी है वो सूर्य है और बाकी जो कुछ शेष बच गया वो सब ये सब है। तो इसलिए सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान केवल सूर्य में है जो सौर मंडल में स्थित है। क्लियर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, कहा नहीं। तो सूर्य का नाभिकीय संलयन के कारण ही अपार ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। देखिए, सूर्य के केंद्र में कोर जिसे कहा जाता है, वहां पे तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ही हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, तो नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिससे अपार अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो तारे में नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, दहन नहीं है। कोर में, यानी सूर्य का जो कोर है जिसे क्रोड कहा जाता है, बदलता है। यानी जो हाइड्रोजन है वो किसमें, हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है, तो हीलियम में बदलता है। और इस क्रिया को, हाइड्रोजन का परमाणु हीलियम में, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन, जिससे अपार ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य प्रति सेकेंड लगभग 4 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी सूर्य इतना, एक सेकेंड में सूर्य 4 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कौन, तो सूर्य। क्लियर हुआ। फिर की ऊर्जा पर निर्भर करती है।
तो पृथ्वी पर जितनी जीवन है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है या प्रकाश है या उष्मा है, ये सब किस पर निर्भर है? तो सूर्य पर। यदि सूर्य में नाभिकीय संलयन ना हो तो सूर्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा और पृथ्वी का भी यानी जितनी भी जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन का सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से ही संभव है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पेड़ पौधे पत्तियों के रूप में भोजन बनाते हैं, पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण, ये क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये सब किसके कारण? तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही संभव है। सूर्य के प्रकाश के कारण जो दृश्य प्रकाश है उसी से हम लोग देख पाते हैं, प्रकाश के समक्ष ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। जितने भी ऋतु का परिवर्तन होता है सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कभी दूर हो जाती है, कभी पास आ जाती है। तो ऐसी जो स्थिति है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, तो कभी पास आती है, कभी दूर जाती है। तो ऐसी स्थिति ही क्या उत्पन्न करती है? तो ऋतु। तो कभी आ जाता है वर्षा ऋतु, कभी शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सारे होता है ये किसके कारण? तो सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के कारण। ठीक है, पर सूर्य का गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी जितने मौसम है या जलवायु जो क्लाइमेट है इस पर सूर्य का गहरा, जैसे देखिए उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है तो वहाँ गर्मी ना होकर बर्फ जमी रहती है। तो ये प्रभाव है किसका? तो जलवायु का भी प्रभाव है, मौसम का भी प्रभाव है। कर्क रेखा पे लंबवत चमक रही है तो भारतीय क्षेत्र में कर्क रेखा के समीप क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु, और उसी समय मकर रेखा पे शीत ऋतु होगा। जब मकर रेखा पे सूर्य लंबवत चमक रही है तो वहां ग्रीष्म ऋतु होगा और उसी समय दिसंबर माह में भारत में क्या होगा? तो शीत ऋतु होगा। तो ये मौसम, वर्षा ऋतु भी, तो मौसम और जलवायु ये दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कौन? तो सूर्य के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे समझिए, देखिए सूर्य का आंतरिक संरचना, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन लगभग 74%, यानी सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो है वो 74% है और हीलियम लगभग 24% है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य से मिलकर क्या बना है? सूर्य बना है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन 74% और जो हीलियम है वो कितना? 24% है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। और हीलियम जो हाइड्रोजन है ये बदल रहा है किसमें? हीलियम में, जिससे अपार ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है। यही क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब यहां पे समझिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। पृथ्वी को गर्म करने वाली जो ऊर्जा है उसे अवरक्त किरण कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस पाया जाता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे भारी गैस है और पृथ्वी के सतह की पास से स्थित है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का सबसे जिम्मेवार इसे माना जाता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस के रूप में है जो वातावरण को गर्म करती है। अब ध्यान दीजिए, वैसे प्रकाश की किरण कौन सी है जो वायुमंडल या पृथ्वी के वायुमंडल को गर्मी प्रदान करती है? तो वो है अवरक्त किरणें। कौन सा? अवरक्त किरणें। तो किरण में आएगा अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड। ठीक है, अवरक्त किरणें, और गैस में कहा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? त्वचा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो समताप मंडल के ऊपरी भाग में स्थित है और यहीं पर स्थित है ओजोन परत। समताप मंडल के ऊपरी लेयर में ओजोन परत, जो परावैंगनी किरणें आती है सूर्य से,
तो अवशोषित कर लेती है। कौन? तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। यदि इसे ना रोका जाए तो ओजोन परत को काटती हुई यदि पृथ्वी पर आ जाती है अल्ट्रावायलेट या परावैंगनिक किरणें, तो ये मनुष्य और जितने जीव जंतु है इसके त्वचा या अन्य गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो त्वचा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो परावैंगनिक किरणें। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, जो ओजोन परत इसे अवशोषित कर लेती है। अरोरा का कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरोरा तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस है और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस है। तो उत्तरी ध्रुव से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सौर पवन के द्वारा चुंबकीय घटना घटती है जिससे अरोरा बनता है। और ये अरोरा जो है ये चमकीला यानी विद्युत चुंबकीय है। तो ये कहाँ से आती है? तो सूर्य से आने वाली सौर पवन के कारण होता है। और दक्षिणी ध्रुव से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना होता है और ये भी कैसा है? तो सौर पवन के कारण होता है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। जीवन का आधार, तो पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य के प्रकाश और उष्मा है। तो प्रकाश है और क्या है? उष्मा। ये दो महत्वपूर्ण है। प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया है और मानव जीवन या अन्य जीवों का दिनचर्या में प्रकाश अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। और उष्मा है, ये गर्मी प्रदान या संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। सूर्य के कोर का तापमान यानी सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, देखिए सूर्य का एक केंद्रीय भाग एक कोर है। इस कोर का जो तापमान है जहां पे हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, तो इस कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो सूर्य के कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा किसका तापमान? तो सूर्य का केंद्रीय भाग, आंतरिक भाग जिसे कोर कहा जाता है, इसका तापमान है जहां पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और यहां पे तापमान सबसे ज्यादा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और ये कैसी अवस्था में है? तो ये प्लाज्मा की अवस्था में, पूरा जो सूर्य है ये प्लाज्मा की अवस्था में है, लेकिन केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा दबाव है। ठीक है। सबसे ज्यादा दाब है कहाँ? केंद्रीय भाग में। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे ज्यादा 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा किसका? तो सूर्य का सतह का तापमान यानी प्रकाश मंडल का तापमान। ठीक है। क्रीट का तापमान तो 10 लाख से 30 लाख डिग्री तक होती है। देखिए क्रीट जो है कोरोना ये वाले, तो सूर्य के सबसे बाहरी लेयर है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कोरोना या क्रीट भाग ही दिखाई देता है। ठीक है। तो यहां पे तापमान सर्वाधिक होता है। कितना होता है? तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक, जबकि सतह का तापमान सूर्य का कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक आश्चर्य है कि सतह का तापमान कम है और इसके बाहरी वाले क्षेत्रों में तापमान ज्यादा है। इसका कारण क्या है? आज भी वैज्ञानिक हैरान है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य को आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन सूर्य के वायुमंडल को भी जोड़ दिया जाए तो 6 भागों में बांटा गया है सूर्य के। ठीक है ना, बनावट के आधार पे 6 भागों में, लेकिन आंतरिक भाग कहा जाए तो 3, कोर है, रेडिएक्टिव जोन है और कॉन्वेक्टिव जोन है। यानी कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल, ये आंतरिक भाग है। और इसके भी वायुमंडल को जोड़ दिया जाए तो फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल आ जाता है और कोरोना आ जाता है, क्रीट जिसे कहा जाता है। तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भागों में? यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए सूर्य की परतें हैं, तो सूर्य के कितने परत है? तो 6। पहला जो केंद्र में है जिसे कोर कहा जाता है, ये केंद्रीय भाग है। कोर को डिटेल्स में आगे बताएंगे। तो कोर के देखिए ये वाले भाग को कोर कहा जाता है। ठीक है।
ये वाले जो भाग देख रहे हैं यहीं पे नाभिकीय संलयन की घटना होता है। इसके बाहरी लेयर को यहां से आप ले लीजिए, ये पूरा इसको कहा जाता है विकिरण, विकिरण क्षेत्र या विकिरण मंडल, जिसे रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है। ये पूरा जो देख रहे हैं ये रेडिएक्टिव जोन है और यहीं से विकिरण वगैरह, परावैंगनिक किरणें, गामा किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव या रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, ये सब यहीं से उत्सर्जित होता है। अब इसके ऊपरी वाले भाग, इसके ऊपर वाले ये जो भाग देख रहे हैं इसको संवहन क्षेत्र कहते हैं, कॉन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तो देखिए यहां से लेकर ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं एक कॉन्वेक्टिव जोन है। ये पूरा जो बताया गया है क्या है, कॉन्वेक्टिव जोन, जिसे क्या कहा जाता है, संवहन क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रकाश को ढकेलने का काम करती है बाहर। ठीक है, अब अगला है इसके बाहरी लेयर में, देखिए ये वाले पूरा लेयर, इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर, जो पृथ्वी सूर्य का सतह है। ठीक है, सूर्य का सतह, जिसे हम सूर्य को जो भाग देखते हैं वे कौन सा भाग है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। और इसके बाहरी लेयर है वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल ये वाले क्रोमोस्फीयर। ठीक है, और लास्ट में है जिसे क्रीट कहते हैं या इसे कोरोना कहा जाता है या क्रीट, जो ये वाले पूरा भाग है जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। ठीक है, तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो कोर, केंद्र, जिसे कोर कहा जाता है या केंद्रक भी कह सकते हैं या क्रोड भी कह सकते हैं। तो पहला क्या है, कोर, दूसरा विकिरण क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में रेडिएक्टिव जोन कहते हैं, तीसरा संवहन क्षेत्र जिसे कॉन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, और चौथा है प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, पांचवा क्या है, वर्णमंडल जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, और छठा है क्रीट जिसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, तो 6 भागों में बांटा गया है सूर्य का। अब देखिए ये पहला समझिए कोर क्या है। ठीक है, अब कोर या इसे केंद्रक भी कहा जाता है, केंद्रक या कोर कहिए या क्रोड कहिए। ठीक है, सूर्य का क्रोड भाग या कोर भाग। ठीक है, केंद्र का भाग है कोर भाग या क्रोड भाग, या कोर भी कहा जाता है या केंद्रक कहा जाता है। कहीं भी कुछ भी एग्जाम्स में दे सकता है, चाहे कोर दे देगा, सूर्य का कोर, या क्रोड दे देगा। ठीक है, या केंद्रक भी दे सकता है। अब केंद्रक सूर्य का सबसे भीतरी भाग है, ध्यान दीजिएगा, सबसे भीतरी भाग कौन है, तो ये केंद्रक है जिसे क्रोड कहा जाता है या कोर कहा जाता है। किसका, तो सूर्य का सबसे भीतरी भाग। अब ये जो बनावट के आधार पे सबसे भीतरी भाग यानी केंद्रीय भाग क्या है, कोर है। ठीक है, यहां भी देख लीजिए सबसे केंद्रीय भाग है ये कोर है, और कोर में ही नाभिकीय संलयन की घटना होती है। यह सूर्य की त्रिज्या का लगभग 0 से 25% भाग है, यानी जो कोर है वो कितना, तो 0 से 25% भाग जो है वो क्या है, तो कोर की संख्या है। देखिए ये 0 से 25% तक ये कोर है। ठीक है, और यहीं पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है। केंद्रक का तापमान यानी कोर का तापमान, केंद्रक का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है कहां, तो कोर में, केंद्रक में। ठीक है, यहां अत्यधिक दाब पाया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि सूर्य के कौन से आंतरिक संरचना में सर्वाधिक दाब पाया जाता है। ऑप्शन दे सकता है कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल या क्रीट। तो क्या होगा, तो कोर में अत्यधिक दाब पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में यानी कोर में नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिशन होता है कहां, तो केंद्रक में या कोर में। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की घटना कहां घटती है सूर्य में, तो ध्यान दीजिएगा कोर में होता है। आंतरिक भाग सबसे भीतरी भाग में नाभिकीय संलयन की घटना घटती है। हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो रहा है, इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर
हीलियम बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर हीलियम बनते हैं, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन। कहां हो रहा है, तो कोर में, केंद्रक में हो रहा है। द्रव्यमान का एक भाग ऊर्जा में बदल जाता है, यानी जो द्रव्यमान है उसका एक भाग ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए आगे चलकर आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में एक सिद्धांत दिए थे, E = mc²। ठीक है, अब E का होता है, ये E का अर्थ है एनर्जी, ठीक है, और M का अर्थ है मास यानी द्रव्यमान, और C का यहां पे अर्थ है प्रकाश की चाल या प्रकाश की गति। स्क्वायर का अर्थ हुआ प्रकाश की गति का स्क्वायर। तो कहा जा रहा है कि द्रव्यमान है ये ऊर्जा के बराबर हो जाता है। कब, जब वैसा द्रव्यमान पिंड, जब उसकी गति सूर्य के गति, प्रकाश की गति के स्क्वायर में हो, तो वो अपार ऊर्जा उसमें निहित हो जाता है। मान लेते हैं 1 kg का बटखारा है और उससे आप कहीं पे फेंकिएगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वही 1 kg का बटखारा लीजिए और उसका जो रफ्तार होना चाहिए वो प्रकाश की गति के रफ्तार के स्क्वायर में होना चाहिए, और उस तो वो समझिए कितने ब्लास्ट जैसा उसमें ऊर्जा होगा। ठीक है, यानी बटखारा को प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से भी गति कर दिया जाए तो उसमें अपार ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ऊर्जा मास को बराबर माना गया है, बराबर यानी एनर्जी mc² को बराबर माना गया है। ठीक है, यही ऊर्जा सूर्य को चमकने और गर्मी देने का कारण है। तो जो ऊर्जा है, इसी के कारण जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रहा है, इसी के कारण सूर्य चमकीला और ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, सूर्य एक ठोस पिंड नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण। सूर्य जो है ठोस पिंड नहीं है और ना ही लिक्विड में, ये प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, बल्कि अत्यधिक गर्म गैसीय गोला यानी प्लाज्मा है। तो सूर्य का जो बनावट है वो इसकी जो ठोस अवस्था में नहीं है, प्लाज्मा की अवस्था में है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाली नाभिकीय क्रिया यानी नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा, सूर्य की संरचना को 6 मुख्य परतों में समझा जाता है। जो 6 मुख्य परत है, कोर, विकिरण, संवहन, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, क्रीट वगैरह है ये। अब देखिए वर्णमंडल, विकिरण यानी वर्णमंडल के नीचे का भाग विकिरण क्षेत्र या विकिरण मंडल, जिसे रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है। अब देखिए ये वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं ये केंद्रक है। ये कौन सा भाग है, तो ये भाग है केंद्रक। याद रखिएगा, ये केंद्रक है, यहीं पे नाभिकीय संलयन की घटना घटती है और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो रहा है। लेकिन इसके बाद वाले ये जो संरचना है, ये पूरा देख रहे हैं, ये विकिरण मंडल है, सूर्य का आंतरिक भाग। ठीक है, ये जो है विकिरण मंडल या विकिरण क्षेत्र है, जिसे रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है। और यहीं से एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैंगनी किरणें या फिर या प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे वगैरह, ये सब यहीं से आती हैं। यह केंद्रक के बाहर स्थित होता है, यानी ये केंद्रक के या कोर के या क्रोड के बाहरी जो लेयर है, इसे विकिरण क्षेत्र कहा जाता है या विकिरण मंडल। यह सूर्य की त्रिज्या का 25 से 70% भाग है। ध्यान दीजिएगा, कोर जो है 0 से 25% भाग है और 25 से 70% जो भाग है, ये याद रखिएगा 25 से 70% भाग वो कौन सा है, तो विकिरण क्षेत्र है या विकिरण मंडल है। यहां पे तापमान 70 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, केंद्रक का तापमान ज्यादा है, जैसे जैसे जाएंगे बाहर की ओर तो तापमान में कमी होते जाएगा। तो यहां पे 70 लाख है और धीरे धीरे जाते हुए लास्ट में 20 लाख
तक आ जाता है। कितना? तो 70 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है किसका तापमान? तो रेडिएक्टिव जोन का, विकिरण क्षेत्र या विकिरण मंडल का। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, जैसे जैसे जाएंगे दूर तापमान में कमी होता जाएगा, इसलिए 70 लाख, फिर धीरे धीरे आ जाता है यहाँ तक 20 लाख। ऊर्जा का संचरण विकिरण द्वारा होता है, यानी ऊर्जा का संचरण होता है, यानी ऊर्जा बाहर की ओर जाती है किसके द्वारा? तो विकिरण के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का कण जो फोटॉन है वो आपस में टकराती है, एक दूसरे से टकराती है, ढकेलती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है प्रकाश। ठीक है, तो किसके कारण संचरण होता है? तो विकिरण। यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है प्रकाश, इसी में फोटोन धीरे धीरे ढकेलते जाएगा, प्रकाश से बाहर आता चला जाएगा। ठीक है, ऊर्जा फोटोन के रूप में आगे बढ़ती है। देखिए फोटोन क्या है? ऊर्जा का छोटा छोटा कण है। ठीक है, फोटोन जो है ऊर्जा का छोटा छोटा कण है। तो जो सूर्य के नाभिकीय संलयन की क्रिया से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो विकिरण क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में ऊर्जा आगे बढ़ती है। फोटोन जो इसका छोटे छोटे कण है वो आपस में टकराती है और ढकेलती है, एक को ढकली फिर उसको फिर इसी तरह आगे ऊर्जा क्या होती है? तो बाहर या आगे बढ़ती है। तो ऊर्जा फोटोन के रूप में, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में आया हुआ है, फोटोन के रूप में आगे बढ़ती है। एक फोटोन को इस क्षेत्र को पार करने में, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक फोटोन यहां से निकला कोर से नाभिकीय क्रिया के द्वारा, यहां से एक फोटोन, और इसको यहां से इतना पार करने में, यानी पूरा विकिरण क्षेत्र को पार करने में हजारों से लाखों वर्ष लग सकते हैं। यानी एक फोटोन को यहां से यहां तक पहुंचने में हजारों से लाखों वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि इसकी जो गति है वो धीमी होती है। ठीक है, इसलिए ये, क्योंकि एक टक्कर से लगातार नहीं जा रही है, एक कण दूसरे में, दूसरे तीसरे में, इस तरह से ढकेलती हुई जाती है। इस क्षेत्र में ऊर्जा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है, यानी विकिरण क्षेत्र में जो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो ऊर्जा बनी है और इसमें आगे बढ़ेगी धीरे, इसकी गति कैसी होती है? धीमी होती है। क्लियर है? तो विकिरण क्षेत्र आप समझ गए होंगे। तीसरा जो लेयर है संवहन क्षेत्र, जिसे कॉन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। ये तीसरा लेयर है। पहला जो केंद्र का लेयर था उसे कोर कहा गया, इसके ये वाला लेयर को रेडिएक्टिव जोन, विकिरण क्षेत्र, जिसमें ऊर्जा फोटोन के रूप में एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ती है। और तीसरा जो लेयर है ये कॉन्वेक्टिव जोन है, जिसे संवहन मंडल कहा जाता है। इसके बारे में समझिए, यह विकिरण क्षेत्र के ऊपर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, विकिरण क्षेत्र के ऊपरी जो लेयर है इसे संवहन मंडल या संवहन क्षेत्र कहते हैं या कॉन्वेक्टिव जोन कहते हैं। यह सूर्य की त्रिज्या का लगभग 70 से 100% भाग है। देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, ये 25% है, ये कितना प्रतिशत है? 25% है, और ये लगभग 70% भाग है। ठीक है, 25 से 70%, याद रखिए 25, 0 से 25 और 25 से 70 और 70% से 100% तक जो है ये वाले भाग है, जिसे संवहन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी यांत्रिक, इसके बाद वायुमंडल वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो यहां ऊर्जा का संचरण, यानी आगे ढकेलने की क्रिया, यहां ऊर्जा का संचरण संवहन द्वारा होता है। यानी किसके द्वारा? संवहन द्वारा। अब देखिए, अब यहां पे ऐसे समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक तो फोटोन आया, अब यहां से फोटोन, जो गर्म फोटोन होगा वो आ जाएगा इसमें संवहन वाले क्षेत्र में। यहां पे गर्म फोटोन आगे बढ़ेगा, फिर ठंडा होगा, फिर ठंडा पीछे आएगा, मतलब गर्म आगे जाएगा फिर ठंडा होकर पीछे आएगा। ठीक है, ऐसा ही प्रक्रिया होता है। कहां होता है? तो ऐसा प्रक्रिया होता है संवहन क्षेत्र में, इसलिए इसे संवहन कहा गया है। यानी गर्म फोटोन को आगे ढकेल देता है। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो फिर वापस से चला आता है। ऐसा ही सर्किल बना हुआ है, गर्म आगे जाता है, फिर ठंडा पीछे, फिर गर्म आगे, इस तरह से संवहन बना हुआ है। किस मंडल में? तो संवहन क्षेत्र में।
गर्म गैस ऊपर उठती है, यानी जो हीट है, गर्म है, फोटोन है, वो ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे जाती है। ठंडी गैस नीचे, यानी गर्म फोटोन ऊपर, फिर ठंडी नीचे। इस तरह से इस प्रक्रिया से सूर्य की सतह पर दानेदार संरचना बनती है, यानी फोटोन का जैसा बन जाती है दानेदार संरचना, इस टाइप का। यह क्षेत्र ऊर्जा को तेजी से बाहर ले जाती है, यानी संवहन की क्रिया में ऊर्जा ऊपर उठती है, बाहर जाती है फोटोन के रूप में, और फिर जो ठंडी होने पर वो फिर वापस आ जाती है। ठीक है, तो गर्मी को छोड़ देती है, फिर वापस, इस तरह से एक सर्किल चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संवहन प्रकाश मंडल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल, ये वाले पूरा जो देख रहे हैं ये प्रकाश मंडल है। ठीक है, अब ये देखिए प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है, यानी जो सूर्य को हम लोग देखते हैं, जो सतह दिखाई देता है वो कौन सा? प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये सतह है, किसका सतह? सतह दिखाई देता है, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है। यहीं से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसे 500 सेकेंड समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, तो कहां से दिखाई देता है? तो सूर्य के सतह प्रकाश मंडल से ही प्रकाश, यहीं से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। इसकी मोटाई लगभग 500 किलोमीटर है, यानी प्रकाश मंडल का जो मोटाई है वो 500 किलोमीटर है। इसका औसत तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूर्य के सतह का तापमान, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, सूर्य का सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। सन स्पॉट, यानी जो सूर्य के धब्बे हैं, ठीक है, सन स्पॉट इसी परत पर दिखाई देते हैं, यानी जो सन स्पॉट्स है वो कहां? तो प्रकाश मंडल में सूर्य के धब्बे। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए ये सब धब्बे है सूर्य का, तो ये सब सूर्य का जो धब्बा है वो कहां दिखाई देता है? तो प्रकाश मंडल में ही दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? प्रकाश मंडल में। तो कितने एग्जाम्स में पूछा गया सूर्य के धब्बे किस में दिखाई देता है? तो प्रकाश मंडल में, याद रखिएगा। सन स्पॉट अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र है, यानी प्रकाश मंडल में ठंडे जो क्षेत्र है उससे क्या कहा जाता है? सूर्य के धब्बे या सन स्पॉट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ठंडा, अपेक्षाकृत ठंडा है। किसके अपेक्षाकृत? तो संवहन के अपेक्षाकृत ठंडा है, या प्रकाश मंडल के अन्य क्षेत्रों के अपेक्षाकृत ठंडा है। ठीक है, अगला है वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। ये सूर्य के वायुमंडल के क्षेत्र में है, यानी प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग है, प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग। यह प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित है, यानी प्रकाश मंडल के क्रोमोस्फेयर, देखिए क्रोमोस्फेयर ये वाले भाग, तो प्रकाश मंडल ये है फोटोस्फेयर, ये वाले जो भाग देख रहे हैं ये है फोटोस्फेयर। ठीक है, सतह है, और इसके ये वायुमंडल वाला जो भाग है ये है कौन सा? इसको कहा जाता है, ये वाला पूरे भाग, ये जो रेड कलर देख रहे हैं ये कौन सा है? क्रोमोस्फेयर। इस परत का रंग लाल दिखाई देता है। तो जो सूर्य का लाल दिखाई देने वाला जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है या वर्णमंडल। ठीक है, इसका तापमान 6000 डिग्री से बढ़कर लगभग 20000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो सूर्य का सतह है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके वायुमंडल का तापमान यानी वर्णमंडल में या क्रोमोस्फेयर में इसका तापमान बढ़ जाता है और 20000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके और आगे जाते हैं, जो क्रीट है या कोरोना है, उसका तापमान और बढ़कर लगभग 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कोरोना का भाग यानी जो इधर वाला जो भाग है इसका तापमान ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सौर ज्वाला इसी क्षेत्र में होता है, यानी जो सौर ज्वाला है वो कौन सा क्षेत्र में होता है? इसी, देखिए
ये वाली जो सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र में, यानी जो सूर्य से निकलने वाली आग की लपटे जैसा होता है, ये होता है वर्ण मंडल में, प्रकाश मंडल में नहीं, वर्ण मंडल में, क्रोमोस्फेयर में होता है। ये भी कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। वर्ण मंडल में सौर ज्वाला, याद रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह परत दिखाई देता है। कौन सा परत दिखाई देता है? तो वर्ण मंडल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान यानी पूर्ण रूप से जो दिखाई देता है वो क्रीट है। क्या है? क्रीट। अब यहां पे समझिए कोरोना, जिसे क्रीट कहा जाता है, कोरोना यानी कौन सा भाग? तो यहां पे ये वाले भाग देख लीजिए, देखिए कोरोना, ये वाली पूरे के भाग जो देख रहे हैं, ये पूरा भाग कहलाता है कोरोना, ठीक है। अब इसी को यहां पे समझिए, देखिए कोरोना। अब कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है। अब सूर्य के वायुमंडल में याद रखिए प्रकाश मंडल जो सतह, ठीक है, और इसके बाद प्रकाश मंडल, यह सूर्य का सतह है, और इसके ऊपर भी प्रकाश मंडल का भाग है, ठीक है, वायु और सतह दोनों। अब सतह के प्रकाश मंडल के जो बाहरी लेयर है उससे कहा जाता है वर्ण मंडल, जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें सूर्य के धब्बे होते हैं ठंडे, ठीक है। सूर्य के धब्बे किस में होता है? तो सूर्य का जो धब्बा होता है वो प्रकाश मंडल में होता है, लेकिन सौर ज्वाला जो होता है वो वर्ण मंडल में होता है। ये दोनों कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे जो है इसके बाहरी जो वायुमंडल है, जो लास्ट है, जिसे कोरोना कहा जाता है। तो कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है, यानी सबसे बाहरी वायुमंडल को कोरोना कहा जाता है। यह लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला होता है, यानी लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में क्या है? फैला हुआ है। जिस तरह से आप पृथ्वी का वायुमंडल देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल भी हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी टाइप से सबसे लास्ट जो है लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है, कौन? कोरोना। इसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक कोरोना का तापमान होता है, ठीक है। यह अत्यंत विरल गैसों से बना होता है, ठीक है, सघन गैसों से नहीं, विरल गैसों से, यानी दूर दूर विरल गैसों से बना होता है, अत्यंत विरल गैसों से बना होता है। यहीं से सौर पवन, सोलर विंड निकलती है, यानी सौर पवन है जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अरोरा का निर्माण होता है। अरोरा बोरियालिस उत्तरी और दक्षिणी में अरोरा ऑस्ट्रालिस। किसके कारण? तो यहां पे याद रखिएगा सौर पवन के कारण, यानी सोलर विंड के कारण ही होता है। कोरोना का तापमान इतना अधिक क्यों होता है, यह आज भी वैज्ञानिक जो है, ये इसका वैज्ञानिकों का रहस्य है, ठीक है ना। इस सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके बाहरी जो वायुमंडल है कोरोना, उसका जो तापमान है वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक है। तो वैज्ञानिकों के मध्य रहस्य का बना हुआ है। अब देखिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से बहुत सारे किरणें उत्सर्जित होती है। कौन कौन किरणें? तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। अब इसको समझ लीजिए, तो ये सब यहीं से आ रही है और अंतरिक्ष होते हुए पृथ्वी या अन्य क्षेत्रों में फैल जाती है, ठीक है। रेडियो तरंगे, ये संचार तरंगे, लंबी तरंगदैर्घ्य और कम ऊर्जा वाले क्या है? तो रेडियो तरंगे हैं, ठीक है। ये भी कहां से रेडियो तरंगे उत्सर्जित हो रही है? तो सूर्य से ही हो रही है, नाभिकीय संलयन की क्रिया से, विकिरण क्षेत्र से, ठीक है। और ये संचार तरंगे हैं और इसके लंबी तरंगदैर्घ्य है इसकी, और इसमें ऊर्जा क्या है?
कम है। और इसके बाद इससे ज्यादा ऊर्जा इसमें है माइक्रोवेव किरणें, ये ऊष्मा संचरण है, ठीक है, यानी ऊष्मा संचरण है और ऊष्मा को क्या करती है, बढ़ाती है। मौसम अध्ययन में और उपग्रह संचार में इस तरंगे का या इस किरणें का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा संचरण, मौसम अध्ययन या उपग्रह में, ये भी कहां से उत्सर्जित हो रही है, तो सूर्य के विकिरण क्षेत्र से उत्सर्जित होती है, ठीक है। इसके सबसे कम इसमें ऊर्जा, फिर ज्यादा इसमें, फिर इससे भी ज्यादा इसमें अवरक्त किरणें, जिससे इंफ्रारेड कहा जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जिसे कहा जाता है। ये पृथ्वी को गर्म करने वाली किरणें हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करने वाली किरणें। पृथ्वी को गर्म करने वाली किरणें अवरक्त किरणें हैं, जबकि गैस कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है दृश्य प्रकाश किरणें। दृश्य प्रकाश किरणें आंखों से दिखाई देने वाली किरणें, जिसके माध्यम से हम लोग सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो दृश्य प्रकाश ये भी सूर्य से यानी सूर्य के सतह से ही ये चलती है। परावैंगनी किरणें त्वचा को प्रभावित करने वाली किरणें, जिसे ओजोन परत रोक लेती है, परावैंगनी किरणें ये भी सूर्य से ही आती है। एक्सरे किरणें यानी एक्स किरणें हैं, जो उच्च ऊर्जा विकिरण या अंतरिक्ष प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा, एक्स किरण। गामा किरणें ये सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें हैं। कौन सा, गामा, सबसे घातक किरणें हैं, अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली किरणें हैं। देखिए, सबसे कम रेडियो तरंगे, इससे ज्यादा ऊर्जा इसमें, इससे ज्यादा ऊर्जा इसमें, इससे ज्यादा ऊर्जा इसमें, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें है, यानी गामा किरणें में सबसे ज्यादा ऊर्जा है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब एमसीक्यू के आधार पे जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य का, यानी पहला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, जो कोर में होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, ठीक है। दहन नहीं है, दहन। नाभिकीय विखंडन, ये परमाणु बमों में, एटम बमों में होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, ये सूर्य में या तारों में होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया, ये नहीं, तो ये होगा आंसर, क्या होगा, नाभिकीय संलयन, जो हाइड्रोजन हीलियम में। दूसरा प्रश्न, सूर्य किस प्रकार का तारा है, सूर्य किस प्रकार का तारा है, रेड ज्वाइंट, रेड ज्वाइंट नहीं है, रेड ज्वाइंट यानी लाल दानव तारा नहीं है, होगा लगभग 5 अरब वर्ष के बाद, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। व्हाइट ड्वार्फ, तो व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन भी नहीं है, ये लाल दानव के बाद बनेगा, ठीक है। जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा, यानी सूर्य जो है ये जी टाइप का, जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है, यानी जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा नहीं, न्यूट्रॉन तारा कब बनता है, आप ध्यान दे दीजिए, सूर्य से कोई छोटा तारा है या सूर्य के बराबर तारा है तो वो लाल दानव में बदलेगा, लाल दानव श्वेत वामन में और श्वेत वामन काला वामन में, अर्थात तारे का मृत्यु हो जाएगा। ये पहला चरण हुआ। दूसरा चरण, यदि सूर्य से कोई बड़ा तारा है या बहुत बड़ा तारा है तो वो अभिनव तारा बनेगा और उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, तब न्यूट्रॉन तारा बनेगा, जो कोर होगा वो न्यूट्रॉन तारा, और नहीं तो बहुत बड़ा है तो वो ब्लैक होल में, कृष्ण बीवर में मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तारा ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है। तो सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है। तीसरा प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो 1.5 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 1500 करोड़ किलोमीटर। तो कह रहा है कितना, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, तो 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। ऐसे देखिए, सर्वाधिक जो दूरी है वो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, सर्वाधिक दूरी, ठीक है।
न्यूनतम दूरी 14,70,00,000 है। न्यूनतम दूरी कहां से? तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14,70,00,000 और अधिकतम दूरी 15,21,00,000। औसत दूरी है 14,96,00,000। 14,96,00,000 किलोमीटर औसत दूरी है। तो लगभग 15 करोड़ आ जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, तो इस ऑप्शन के आधार पे 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 500 सेकेंड याद रखिएगा। कितना? 500 सेकेंड का समय लेती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से प्रकाश क्या करती है? गति करती है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस आधार पर इससे गुना कर दीजिए। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर में। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर में तो आ जाएगा 500 सेकेंड। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट आगे, सूर्य के केंद्र जिसे कोर कहा जाता है का तापमान लगभग कितना है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस। ये जो 5500 से 6000 जो डिग्री सेल्सियस है, ये सतह का तापमान है। सतह का, किसका सतह? तो सूर्य के सतह का तापमान है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। तो 1.5 लाख 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस 15 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 लाख और ये है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या होगा? डी है। ठीक है ना? तो कोर का केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जहां पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, घटती है। सूर्य के किस भाग को उसकी सतह कहा जाता है? तो कोर जो है वो आंतरिक भाग है। ठीक है, और इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से याद रखिएगा। और यहीं पे नाभिकीय क्या संलयन की घटना घटती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना घटती है। कोरोना सबसे बाहरी लेयर है। कोरोना जो है वो सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल वाले क्षेत्र है। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, इसी को सतह भी कहा जाता है। सतह, और इसका जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान याद रखिए। वर्णमंडल, जहां पे सौर ज्वाला की घटना घटती है वर्णमंडल में, और सौर धब्बे जो होता है वो प्रकाश मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे, सूर्य धब्बे यानी सन स्पॉट्स क्या होते हैं? तो सूर्य जो धब्बे है अत्यधिक गर्म क्षेत्र नहीं, अत्यधिक जो गर्म क्षेत्र है ये कोर है। ठीक है, कौन सा? कोर, या इसे केंद्रक भी कहा जाता है, या इसे क्रोड भी कहा जाता है। क्रोड। ठीक है, कम ताप वाले क्षेत्र, हाँ, कम ताप वाले क्षेत्र जो है ये सूर्य धब्बे है। सूर्य का क्या है? तो धब्बे, याद रखिएगा। सूर्य के धब्बे जो प्रकाश मंडल में है। किस मंडल में? प्रकाश मंडल में। गैस के बादल, तो गैस के बादल जो ये निहारिका नामक है, इसमें हाइड्रोजन गैस और धूलकण के बादल होता है, जिससे तारों का निर्माण होता है, तारों का जन्म होता है। प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश आई और फिर रिटर्न हो गई, तो ये नहीं। तो ये सूर्य धब्बे क्या होते हैं? तो कम ताप वाले क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य धब्बों का औसत चक्र कितना होता है? तो सूर्य धब्बों का औसत चक्र कितना होता है? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष। कितना? 11 वर्ष, यानी 5.5 वर्ष तक सूर्य के धब्बे बढ़ती है और फिर 5.5 वर्ष तक सूर्य के धब्बे घटती है। ठीक है, तो बढ़ने में 5.5 वर्ष और घटने में 5.5 वर्ष, यानी सूर्य के जो धब्बे है वो लगातार 11 वर्षों तक अपने अस्तित्व में बना रहता है। ठीक है, और इसी के कारण पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावट उत्पन्न होती है, जिससे रेडियो या टेलीविजन वगैरह में खराबी वगैरह आती है। ठीक है, पृथ्वी को सबसे अधिक गर्म करने वाली सूर्य की किरणें कौन सी है? यानी पृथ्वी को कह रहा है सबसे अधिक गर्म करने वाली सूर्य की किरणें कौन सी है? किरणें बोल रहा है, गैस नहीं। गैस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस
प्रभाव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किरणें बोल रहा है तो ये होगा अवरक्त किरणें, परावैंगनिक किरणें नहीं। परावैंगनिक किरणें ये घातक किरणें हैं, लेकिन ओजोन पर जो छब समताप मंडल के ऊपरी जो लेयर है, समताप मंडल में ओजोन लेयर वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है, किससे? परावैंगनिक किरणें को, ठीक है। दृश्य प्रकाश, ये तो दृश्य प्रकाश जिस प्रकाश में हम सब वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, जो प्रकाश मंडल से प्रारंभ होता है। अवरक्त किरणें, गामा किरणें, तो अवरक्त किरणें हैं ये पृथ्वी को सबसे अधिक गर्म यानी ऊष्मा प्रदान करती है, वो कौन है? अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड। गामा किरणें ये सबसे घातक किरणें, सबसे घातक किरणें गामा किरणें हैं। सूर्य का भविष्य किस रूप में माना जाता है? न्यूट्रॉन तारा नहीं, सूर्य का नहीं, न्यूट्रॉन तारा ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है जो चमकीला होता है, और इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद कोर का निर्माण हो जाता है न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल, ब्लैक होल जो सूर्य से बड़ा तारा है वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद ब्लैक होल में उसका मृत्यु होता है, सूर्य का मृत्यु ब्लैक होल में नहीं होगा। रेड ज्वाइंट के बाद व्हाइट ड्वार्फ में, तो रेड यानी लाल दानव, लाल दानव के बाद श्वेत बामन में, याद रखिएगा, या श्वेत बौने या श्वेत बामन में सुपरनोवा नहीं, तो आंसर क्या होगा? तो सूर्य का भविष्य जो है वो लाल दानव में बदलेगा, और लाल दानव के बाद श्वेत बामन में या श्वेत बौने में बदलेगा, फिर काला बामन में मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सुपरनोवा यानी सुपरनोवा जो विस्फोट होता है ये सूर्य से बड़ा तारा या सूर्य से बहुत बड़ा तारों का जो मृत्यु होगा वो सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से ही ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा में बदलकर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के आधार पर विश्लेषण भी हो गया, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।